नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू हमारी क्लासेस आ रही हैं और बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे अशोक के प्रमुख शिलालेखों के बारे में। अशोक के प्रमुख शिलालेख और इन शिलालेखों को कब लिखवाया गया था और इन शिलालेखों का निर्माण क्यों किया गया था, इनके बारे में हम बात करेंगे कि शिलालेख क्या थे और शिलालेखों के बारे में, और ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं और अशोक का पहला शिलालेख कौन सा प्राप्त हुआ है, इनकी भाषा कौन सी थी, अभिलेखों की भाषा क्या थी, शिलालेखों की भाषा क्या थी, और इनके बारे में ही हम आज क्लास में बात करेंगे। चलिए शुरू करें बिना किसी देरी के। चलिए, शिलालेखों से पहले हम जानने से पहले हम जानेंगे कि अशोक के अभिलेख क्या थे। अभिलेख अशोक के द्वारा लिखवाए गए लेखों को अभिलेख कहा जाता है। अशोक का इतिहास मुख्यतः उन अभिलेखों से ही ज्ञात होता है जो अशोक के द्वारा लिखवाए गए थे। अभी तक उसके 40 से अधिक, कितने? 40 से अधिक। अभी तक अशोक के 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कितने प्राप्त हुए हैं? 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया गया है। एक व्यक्ति जिनका नाम था D.R. भंडारकर, एक व्यक्ति थे, ठीक है, इतिहासकार जिनका नाम था D.R. भंडारकर। एक व्यक्ति थे इतिहासकार जिनका नाम था D.R. भंडारकर। इन्हीं के द्वारा अशोक के इन्हीं अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का इन्होंने प्रयास किया है। सर्वप्रथम अशोक के जिस अभिलेख की खोज हुई थी, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, इसको पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। सर्वप्रथम खोजा गया अभिलेख जिसका नाम था दिल्ली मेरठ, जिसका नाम था दिल्ली मेरठ। अभिलेख जिसका नाम था दिल्ली मेरठ। ठीक है, पहले मेरठ में स्थित होता है, बाद में इसको फिरोज तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया जाता है। तो इस अभिलेख की बात करें तो यह अभिलेख कब खोजा गया था? तो इस अभिलेख की खोज हुई थी 1750 में। 1750 में यानी ईसवी में, ईसा पूर्व नहीं, 1750 ईसवी में 50 AD में पॉद्रेटी टिफेन थैलर के द्वारा सर्वप्रथम इसकी खोज की गई थी, जिसका नाम था दिल्ली मेरठ। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि जब ये खोज लिए गए तो इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो इसके द्वारा लिखी गई लिपि को कोई पढ़ सके। लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और लगभग कम से कम 87 वर्ष बाद एक व्यक्ति भारत आए जिनका नाम था विलियम जॉन्स। कौन थे? जेम्स प्रिंसेस, विलियम जॉन्स नहीं, जेम्स प्रिंसेप वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा, अशोक के अभिलेखों की लिपि को पढ़ा।
पढ़ा। और कब पढ़ा था इन्होंने? 1837 में। 1837 ईस्वी में इन्होंने अशोक के शिलालेख अभिलेखों पर लिखी गई जो शिलालेखों पर, स्तंभ लेखों पर, गुहा लेखों पर जो लिखी गई लिपि थी उसको पढ़ा। और जिस अभिलेख को इन्होंने पढ़ा वो किस पर अंकित था? वो था दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा एक स्तंभ लेख का नाम है, दिल्ली टोपरा। इन स्तंभ लेखों पर संख्या इनकी कुल 7 है और ये अशोक के द्वारा ही लिखवाए गए थे। दिल्ली टोपरा ये वो अभिलेख था जिस अभिलेख को पढ़ा था सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने। और ये कहाँ स्थित है? टोपरा वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। कहाँ? हरियाणा और चंडीगढ़ भी कहते हैं इसे, चंडीगढ़ में स्थित है टोपरा, याद रखना। और इसी को 1837 में इन्होंने पढ़ा था। इसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अशोक के अभिलेखों को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अभिलेख कितने भागों में बटे हुए हैं? अशोक के जो अभिलेख हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। अशोक के अभिलेख 3 भागों में बटे हुए हैं। ठीक है, एक भाग है जिसे बोलते हैं हम शिलालेख, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो मैंने टॉपिक पे हेडिंग डाल रखी है, शिलालेख। ये लघु एवं दीर्घ 2 भागों में बटे हुए थे, लघु एवं दीर्घ, जिसे हम वृहद शिलालेख भी कहते हैं, वृहद शिलालेख। और एक है आपके लघु शिलालेख, लघु शिलालेख। ठीक है, दूसरा कौन सा है? स्तंभ लेख। और ये भी 2 भागों में बटे हुए हैं। ठीक है, दीर्घ और लघु। जबकि एक भाग और है जिसे हम कहते हैं गुहा लेख। क्या बोलते हैं? गुहा लेख। ये ना तो दीर्घ है और ना ही लघु है, और ये लिखे हुए हैं आपके गुहा का मतलब होता है गुफा। ठीक है, गुहा का मतलब होता है गुफा, और गुफाओं की मुख पर लिखे गए लेखों को गुहा लेख कहा जाता है। अशोक के द्वारा इनको लिखा गया था। ठीक है, अशोक के द्वारा इनको लिखवाया गया था। और इनकी लिपि की बात करें तो सामान्यतः जो इनकी भाषा है, पहले भाषा की बात कर लेते हैं। इन सभी, ठीक है, इन सभी अभिलेखों की भाषा, इन सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी। अभी भी है, जो मिले हुए हैं इन सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी, लेकिन इनकी लिपियां अलग अलग थी। अशोक के इन अभिलेखों को इन अभिलेखों को 4 लिपियों में, 4 लिपियों में लिखा गया है। अब ये 4 लिपि कौन कौन सी हैं? एक है ब्राह्मी लिपि, एक कौन सी? ब्राह्मी। एक है खरोष्ठी, एक है आपके अरमाइक, और एक है आपके जिसे कहते हैं यूनानी। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे स्तंभ लेख हैं, कौन कौन से ऐसे अभिलेख हैं जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं? तो देखिए, इनमें से कुछ अभिलेख, शिलालेख, लघु स्तंभ लेख, गुहालेख ऐसे हैं जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो कौन कौन से हैं? देखिए, इनमें से लघु शिलालेख, पॉइंट नंबर याद करके रखना, लघु शिलालेख, कौमा स्तंभ लेख, लघु एवं दीर्घ, लघु व दीर्घ, व गुहालेख,
गुहा लेख। ये कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं ब्राह्मी में। कौन सी में? ब्राह्मी। ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इसके अलावा सहबाजगढ़ी एवं मनसेरा जो भारत के बाहर स्थित है, ठीक है, भारत के बाहर स्थित अभिलेख बाकी 3 भाषाओं में लिखे गए हैं, बाकी 3 लिपियों में लिखे गए हैं। बाकी 3 लिपियों में लिखे गए हैं। अब ये कौन कौन से? जैसे एक इसके अभिलेख हैं जिन्हें बोलते हैं हम सहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा। ये दीर्घ शिलालेख हैं। सहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा, इनकी जो लिपि है वो है आपके खरोष्ठी। कौन सी है? खरोष्ठी। ये पूछ लेता है, याद रखना। अभी तो आपको नहीं होंगे याद, लेकिन याद रखना जब पेपर में आ जाते हैं तो तोते से उड़ा देता है, ठीक है। खरोष्ठी लिपि। दूसरा तक्षशिला। तक्षशिला का जो एक शिलालेख है, तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला पे जो लिपि लिखी गई है इसका नाम है अरमैक, ठीक है। और एक है आपके सरेकुना, और इसे बोलते हैं कंधार। इस पर जो लेख लिखे हुए हैं वो कौन सी भाषा, कौन सी लिपि में है? यूनानी तथा अरमाइक। यूनानी तथा अरमाइक, ये दोनों लिपि में है। ये जिसे द्विभाषिक लेख भी कहते हैं। और भैया नंबर 4 पे जो है इसको बोलते हैं हम लघमान, जलालाबाद। लघमान ये कहाँ से मिला है? जलालाबाद। और इस पे जो लिपि लिखी गई है वो है यूनानी। तो 4 लिपियों में लिखे गए हैं ये। बाकी इनकी संख्या जो है वो है, आप देख सकते हैं, जो शिलालेख दीर्घ शिलालेख हैं उनकी संख्या 14 है, जो 8 अलग अलग स्थानों, ठीक है। ये देखिए, ये है 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए कुछ लघु शिलालेख जिनकी संख्या 14 है। ये 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। देखिए, जैसे ये है मनसेरा, ये है सहबाजगढ़ी, ये रहा सहबाजगढ़ी, ये है कलसी, ये है धौली, ये है जांगड़, ये है इरनगुडी, ये है सोपारा, ये है गिरनार। और ये यहाँ पर एक कंधार है। कंधार का भी उल्लेख मिलता है। तो ये 9वां स्थान जो है वो कंधार है। और ये एकमात्र ऐसा, कंधार में शेरकुना एकमात्र ऐसा अभिलेख लिखा हुआ है जो द्विभाषिक है, जो यूनानी और अरमाइक दोनों ही लिपियों में लिखा गया है। तो आप इन सबको नोट कर लीजिए। हो सकता है कि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और बहुत अच्छी भी लग रही हो, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। भाई देखिए, हम क्लास आपको दे रहे हैं तो आप पढ़िए और क्लासों को नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो फिर जब नहीं पता चलता तो वहाँ पर आप मुंह उठा कर देखोगे कि हाँ भाई क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो इसको ध्यान रख लेना आप सभी लोग, आप इनको पढ़िए, क्लास के नोट्स बना लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में इस पर सब चीज़ कराऊँगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और सभी के लिए जय भारत, नमस्ते। ठीक है।